हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे आर्टिकल। क्वेश्चन भी दिया गया है आंसर राइटिंग के लिए, तो लिखते रहिए आप लोग इसी तरीके से। और आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लें जो भी नए लोग हैं। तो आइए कोटेशन से शुरू करते हैं। व्हेन वुमेन डू बेटर इकोनॉमीज डू बेटर, यानी वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से। वुमेन का अपलिफ्टमेंट, उनका बेटर एजुकेशन, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये सब आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है मैनुअल स्कैवेंजिंग पर, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल है मशीन होल, जीएस पेपर 3 यहाँ पे। इसके अलावा ये जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, सोशल जस्टिस में, है ना, और सोशल इश्यूज में भी आ जाएगा ये, ठीक है। तो इकोनॉमी तो ठीक है, इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड है, बट 1 और 2 जो है इसमें डायरेक्टली हो जाएगा। और क्या कुछ कहा गया है, तो सबसे पहले आपके सामने डाटा है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में सीधे तौर पर, कि जो डाटा है वो क्या बोलता है। इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाले जो डेथ्स हैं वो कितने हैं। सेप्टिक्स और सीवर टैंक्स को साफ़ करते समय जो वर्कर्स की डेथ होती है उसका आंकड़ा है, अगर आप 2015 से 19 का देखें तो वो 375 वर्कर का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का डाटा है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डाटा है। और इस तरीके के और भी कई सारे डाटा आपको मिल जाएंगे। इंटरनेशनल फोरम्स के द्वारा कुछ डाटा है वो आपको मिल जाएगा अलग अलग तरीके से। तो इसको आप एक जगह पर लिख के रखेंगे और आंसर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस तरफ ध्यान देना, एक अच्छी पॉलिसीज़ का होना, मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकना, मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना इस तरफ में। अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, तो ये क्यों होता है, डेथ्स क्यों होती है। अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो ह्यूमन बीइंग मैन खुद सेप्टी टैंक्स में उतर करके उनकी सफाई करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी जहरीली गैसें होती हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है और वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ की, स्टेट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इसको प्रॉपरली समझा जाए। और सेंटर ने डिसीजन लिया था कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट है 2013 का, उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो नहीं पाई हैं और उसके लिए मैन होल्स को बदल करके मशीन होल्स किया गया था, ठीक है। मैन होल्स मतलब पूरी तरीके से कुछ ऐसे राज्य में जहाँ पे राज्य ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि कोई भी मैन ऐसे सेप्टिक टैंक्स में नहीं उतरेंगे और मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी, मशीन्स के द्वारा सफाई की जाएगी। ऐसे कुछ जगह पर किया भी गया। उसके लिए टोटल 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स भी तैयार किए गए हैं। लेकिन क्या सही मायने में इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, क्या ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं आज के समय में, तो यूँ कह सकते हैं कि जो डाटा शो करता है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। 2013 का जो एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग को, ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रीलिम्स में भी ऐसे स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए जाते हैं। It asks the state government and the municipalities or municipal body to identify the manual scavenger and rehabilitate them. तो जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रिहेबिलिट करना, ये जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की है या फिर म्यूनसिपल बॉडीज़ की है। Larger body of report is has shown the larger bodies outsource sewerage cleaning tanks or to private contractors, many of them फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। तो क्या होता है, कई बार जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं वो रात के समय में ये जो भी सीवर का काम है या सफाई है, क्लीनिंग टास्क है वो पूरा कर लेते हैं। उस समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी डेथ हो जाती है तो फिर उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि पेपर वर्क में कुछ और है, प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ और है, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का भी यहाँ पर कहना है, उन्होंने भी कोट किया था, दैट देयर हैव बीन नो रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट पीपल बीइंग कन्विक्टेड बाय द एम्प्लॉइंग मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो अभी तक ऐसा कोई कहीं से कोई रिपोर्ट ही नहीं आती कि हाँ इतने लोग हैं जो मैनुअल स्कैवेंजर की तरह काम कर रहे हैं या उनको रिहेबिलिट किया गया, उनको उस काम से मुक्ति दिलाई गई। फिर सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज़ वगैरह भी इसमें काफ़ी काम करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जो काम हुआ वो किसके द्वारा करवाया गया, कौन ऑपरेटर था,
पूरे सिस्टम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इंडियन सिवेज सिस्टम जो है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म लाना होगा। इवन कास्ट इकोनॉमिक बेसिस पर जो इनइक्वलिटी है सोसाइटी में उसको ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। और ख़ास करके जो अर्बन एरिया है जहाँ पर ये ज़्यादा प्रैक्टिस में होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग्स, वहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सफाई नो डाउट बहुत ज़रूरी है और सफाई ज़रूरी है, लेकिन इसके बेसिस पर किसी एक इंसान की लाइफ को खतरे में डाल देना कहीं से भी सही नहीं है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडिंग इसमें होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, फेडरल कैरेक्टर को शो करते हुए सेंटर स्टेट दोनों मिल करके इसमें काम करें, राइट। ये सब चीज़ें आप सुझाव में लिख सकते हैं। दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शंस में हमें आगे लेकर के चीज़ों को जाना होगा। दिस विल रिक्वायर पॉलिसी मेकर्स एंड local level officials to first acknowledge and then understand how and why manual scavenging continue to be embedded in the caste system। कहीं ना कहीं हमने अभी तक क्या देखा है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है उसमें कास्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर एक डिस्पैरिटी को ख़त्म करने की बात चल रही है सोसाइटी में, इकोनॉमिक लेवल पर इक्वलिटी देने की बात हो रही है, सोशली इक्वलिटी देने की बात हो रही है, तो इन सारे छोटे छोटे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि इकोनॉमिक हेल्थ हर एक पर्सपेक्टिव से अपना अटेंशन ले रहा है। अगला आर्टिकल है IR का, यहाँ पर इसको पेपर 2 में एसोसिएट करेंगे और पेपर 3 में भी आ जाएगा, क्योंकि हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। पूरा जो आर्टिकल का अटेंशन है वो एनवायरनमेंट पर है, ठीक है। लेकिन हम पेपर 2 में IR में भी इसको एसोसिएट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर बात इंडिया और अमेरिका की होने वाली है। फाइन, तो देखिए क्या कुछ कहा गया है इसमें। बराक ओबामा के समय में 2014 में एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट डील साइन की गई। हालांकि बाद में उसको, जब ट्रम्प एरा था तो उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब देखिए ऐसा डील, यानी कि एक जो हिस्टोरिकल पोल्यूटर रहा है कार्बन का विच इज़ US, और दूसरा जो लार्जेस्ट करंट पोल्यूटर है विच इज़ चाइना। तो इनको मिल करके इन्होंने सोचा कि ये जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज की उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन इस दौरान में क्या हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनकी यूनिटी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुई। एक क्लाइमेट चक्रव्यूह क्रिएट हो गया, राइट। और इसमें कौन फंस गया? इंडिया चारों तरफ से घिर गया था, क्योंकि लार्जर इकोनॉमीज़ की अलग डिमांड थी, क्योंकि वो क्लाइमेट एक्शन लेना चाह रहे थे, इसके लिए अलग अलग स्टेप्स उठाने की डिमांड हो रही थी। लेकिन जो पुअरर कंट्री हैं वो उसको ऑब्वियसली नहीं मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ पर तो अभी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, वो डेवलप्ड ही नहीं है, उनकी इकोनॉमी अभी भी काफ़ी क्राइसिस में है, और ऐसे में वो क्लाइमेट चेंज के मेजर्स को कैसे ले सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी कुछ टसल रहा और इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ की यूनिटी में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। इट ऑल्सो ऑफर्स अ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी इंडिया। लेकिन अभी जब आप क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं, तो अभी जब जो बाइडेन की सरकार आई है अमेरिका में, तो वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन में एक कोऑपरेशन की हम बात कर सकते हैं। ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इंडिया गेन कर सकता है। द बिगेस्ट डैमेज, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब वहाँ पर थे तो उन्होंने क्या किया था कि कोई भी ऐसा क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको मानने से ही उन्होंने इनकार कर दिया था, और इसके बाद जो एक ट्रस्ट था मेजर इकोनॉमीज़ का वो धीरे धीरे रिमूव होता चला गया था। पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जाना और ऐसे स्टेटमेंट्स को देना, इसने काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट कर दिया था जो मेजर इकोनॉमीज़ उनके बीच में, और एक ट्रस्ट को काफ़ी वीक कर दिया था, स्पेशली टुवर्ड्स अमेरिका। जो एक ट्रस्ट था कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे और उनकी पॉलिसीज़ आएंगी, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था। बट अभी जो फिर से गवर्नमेंट आई है, उनकी आइडियोलॉजी ही है कि क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इस चीज़ पर फोकस करना। एंड बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉमिसेस, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इस चीज़ को चेंज करेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की जाएगी, $2 ट्रिलियन तक स्पेंडिंग की जाएगी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि कार्बन का एमिशन ना हो। और इन्होंने टारगेट बनाया है कि नेट ज़ीरो एमिशन पर जाएंगे 2050 तक में, ठीक है। जबकि जो ट्रम्प गवर्नमेंट थी वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। उनको ये लगता था कि ये एक वेस्ट है और इस पैसे को कहीं और जगह यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस तरफ आगे बढ़ रही है, काम कर रही है।
इसके अलावा 2035 तक का भी टारगेट है पावर जनरेशन का ज़ीरो एमिशन पर लेकर के जाने का। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस ऑफ पोल्यूटर्स, जो पोल्यूशंस फैलाएंगे उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जाएंगे, तो सोर्स को रोका जाएगा। ये सारे जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं वहाँ पर। और वंस अगेन पेरिस एग्रीमेंट को एंड विशेस टू होस्ट अ वर्ल्ड समिट टू आस्क अदर कंट्रीज टू रैम्प अप द क्लाइमेट प्लेज। फिर से कहा जा रहा है सभी कंट्रीज़ को कि क्लाइमेट प्लेज को लेकर के वो आगे आएँ और कार्बन के एमिशन को रोकें। इसमें EU है या और भी देश हैं जो काफ़ी आगे बढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। एंड अगेंस्ट सच कंपल्जन्स इंडिया कुड चेंज द गेम एंड शिफ्ट फोकस ऑन क्लाइमेट एक्शन रादर देन द पॉलिटिकल रिटोरिक। यहाँ पे इंडिया एक स्पेशल स्टेप ले सकता है, इन चीज़ों को चेंज कर सकता है कि वो कैसे क्लाइमेट एक्शन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। इस चीज़ में अमेरिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है और वहीं पर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जा सकता है। जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन चीज़ों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है और दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशंस को इंक्रीज किया जा सकता है। अराउंड क्लाइमेट एम्बिशन इज इंक्रीजिंगली क्राउडेड विद टर्म्स सच एज नेट ज़ीरो, कार्बन न्यूट्रल एंड क्लाइमेट पॉजिटिव। इसके अलावा अदर देशों ने भी काफ़ी अनाउंसमेंट किए, जैसे कि चाइना ने 2060 का टारगेट लिया है, EU ने 2050 का टारगेट लिया है, US की हमने बात की वो भी 2050 बोल रहे हैं, जापान का भी 2050 का टारगेट है कि वो नेट ज़ीरो एमिशन पर जाएंगे, यानी कार्बन के एमिशन को ज़ीरो कर दिया जाएगा इन सालों तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, तो द चेंज्ड नैरेटिव मस्ट डिस्काउंट डिस्टेंस प्रोमिसेस बाय द प्रीमियम ऑन प्रॉक्सिमेट एक्शंस। अब इसके लिए क्या करना होगा, ऑब्वियसली अच्छे अच्छे स्टेप्स लेने होंगे, एक्शंस लेने होंगे। इसमें इंडिया के क्या स्टेप्स हो सकते हैं? हंड्रेड्स ऑफ मिलियन गेटिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग एनर्जी। अब हम क्या, जो जैसे ये स्मोकी चूल्हे वगैरह यूज़ करते हैं, गांव में लकड़ियां वगैरह जलाई जाती हैं, तो उसकी जगह पे हम कुकिंग एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस दिया जा सकता है, LED लाइट बल्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं जिसको कि हम अवेलेबल कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ कूलिंग एक्शन प्लान, और इंडिया इनमें से पहला देश जिसके पास अपना कूलिंग एक्शन प्लान है, जिसका उद्देश्य क्या है, टू हैव 30% electric vehicle sales by 2030, of course the huge target of 450,000 megawatt renewable energy capacity। तो एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना, कूलिंग एक्शन प्लान को लेकर के आना, ये एक पॉजिटिव एक्शन को शो करता है टुवर्ड्स इंडिया, जिस तरीके से इंडिया ने अपने यहाँ पर चीज़ों पर फोकस किया है। एंड सेम एज अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी कई सारे एक्शंस लिए गए हैं, प्लेजेस लिए गए हैं, और अब ये इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग अलाई बन सकता है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट कंट्रोल। जो क्लाइमेट चेंज है उसको ध्यान में रखते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करना है इस मामले में। एंड इंडिया एंड US वर्क टुगेदर, दे कुड पुट चाइना इन स्पॉट एंड आस्किंग टू गिव डिटेल्स अबाउट इट्स रोड टू 2060। तो जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वहीं ऑन द अदर हैंड ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के कैसे काम कर रहे हैं, क्या इनका रोड मैप है 2060 तक का, इसके लिए चाइना के साथ बातचीत की जा सकती है। फिर वहीं किगाली एग्रीमेंट है, आपको याद होगा किगाली एग्रीमेंट में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये एग्रीमेंट है और इसमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोका जा रहा है। ठीक है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन के टारगेट के लिए है। तो इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, काफ़ी हाईली पोटेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनके एमिशन को रोकना है, फेज आउट करना है पूरी तरीके से, ये टारगेट है। एंड इंडिया हैज़ ह्यूज डिमांड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब हाँ, इंडिया में और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और लो कार्बन ग्रोथ करना होगा। Despite such signals, it gets investment about 10 to 11 billion of renewable annually when it needs upward of $30 billion। तो ये कुछ डाटा एंड फैक्ट्स, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में आगे चल करके। और इसमें यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दोनों देश एक साथ आकर के काम कर सकते हैं। बिडेन का भी अपना अच्छा खासा प्लान है रिसर्च डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट का। वहीं इंडिया के साथ कोऑपरेशन किया जा सकता है। ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस जो है दैट इज स्पीयरहेडेड बाय इंडिया एंड US,
would galvanize global attention towards the breakthrough the technology transformation। अब देखिए जैसे जब ट्रम्प गवर्नमेंट थी तब क्या था, इंडिया और यूएस के बीच में तब भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स हो रहे थे, ज़्यादातर डिफेंस को लेकर के थे। यहाँ पे अब जो एग्रीमेंट्स होने चाहिए या हो सकते हैं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए हो सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है, कॉमन ग्राउंड है जिस पर दोनों देश काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको यूज़ करके आप आंसर राइटिंग करें। अगला आर्टिकल है वे टू ग्रो, ये इकोनॉमी से एसोसिएट करेंगे जिस पेपर 3 में। इसमें बेसिकली जो हमारा फ्रीडम के बाद का पूरा स्टेप्स रहा है, नेहरू एरा कैसा रहा है, इंदिरा गांधी का एरा कैसा था, फिर राजीव गांधी के एरा में क्या हुआ, 1991 के बाद की सिचुएशन कैसी थी, तो इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ओके तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लाइक पॉलिसी मेकिंग्स, एकेडमिक्स, कमेंटेटर्स सब एनालिसिस करते हैं कि क्या कैसा रहा, कैसी इकोनॉमिक ग्रोथ आज के समय में है, ये सब कुछ मैटर करता है। हाउएवर जनरलाइजिंग फ्रॉम स्पेसिफिक एक्सपीरियंसिंग कैन बी मिसलीडिंग एंड सिंस ग्राउंड कंडीशंस वेरी ह्यूजली अक्रॉस कंट्री। तो यहाँ पे पहली बार जब एग्जामिन किया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे बदलाव आया है, तो पहला तो आज़ादी के बाद के से जो पॉलिसीज़ बनाई गई, जो इवेंट्स हुए, सेकेंड अप्रोच लिया जाता है, कंपेयर किया जाता है कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, वहाँ की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन सब के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है। फिर हम ये बता पाते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरफ जा रही है, वो आगे जा रही है, पीछे जा रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो 73 ईयर का जो अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा रहा है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि जब आप बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ का ऑलमोस्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल कल्चर है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक दूसरे से अलग हो गया है। इंडियाज़ रियल जो जीडीपी पर पर्सन नापा गया है ये आता है 2011 का है, डॉलर्स परचेजिंग पर पावर पैरिटी, और सिंस 1950 रिवील्स 5 डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक फेजेस। 1950 के बाद से 5 अलग अलग फेजेस देखे गए। पहला फेज़ किसका था, 50 से लेकर 65 तक का, नेहरूवियन पीरियड का था, राइट, और स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसमें नो डाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, लेकिन वो उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं था, बल्कि जो स्टेट है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल था। while there was creeping protectionism during the phase of accounting balance of payment 1956, तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शनिज्म जाहिर तौर पर देखा गया था कि हम अपनी मार्केट को खोलना नहीं चाहते थे, ओपन नहीं करना चाहते थे, बिकॉज हम जस्ट ही उस टाइम में आज़ाद हुए थे। तो एक जो हमारे अंदर बिलीफ था पहले से, उसका काफ़ी ज़्यादा रोल था। 1950 में जीडीपी कितना था ये शो कर रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें उस आंसर वगैरह में तो लिख सकते हैं। सेकेंड फेज़ जो था वो इंदिरा गांधी के समय का था। इंदिरा गांधी लेड जो पूरा इकोनॉमी रही 65 से लेकर के 84 यानी 65 से 84 तक की, उस समय में उनका एक अलग टारगेट रहा पर कैपिटा ग्रोथ को आगे लेकर के जाने का, या अलग उनके एम्बिशंस रहे। उस समय का जो डाटा है वो भी आप देख सकते हैं कितना था। फेजेस वॉज मार्क्ड विद इंक्रीजिंग स्टेट कंट्रोल। अब यहाँ इस फेज़ में स्टेट का कंट्रोल जो है इकोनॉमी पर वो बढ़ता चला गया। जैसे आपको याद होगा 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था और बहुत सारी चीज़ों को नेशनलाइज किया गया, और यहाँ पे जो टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, दैट क्लोजिंग द इकोनॉमी, ये ज़्यादा हो गया, इकोनॉमी को क्लोज करने लग गए थे। राजीव गांधी का एरा देखते हैं 84 से 91 तक का, तो वो कैसा रहा था, एंश्योर्ड द फर्स्ट राउंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। यहाँ पे रिफॉर्म स्टार्ट होता है, लिबरलाइजेशन स्टार्ट होता है ऑफ द कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट, और मार्केट का ओपन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से रिफॉर्म फिर आगे बढ़ता जाता है। इंडियाज़ एनुअल पर कैपिटा ग्रोथ जो है फिर वो बढ़ने लग गया, 3.1% से 5.2% तक बढ़ गया था, ठीक है। 91 से लेकर के 2004 में जब पूरी तरीके से एलपीजी हमने अडॉप्ट कर लिया था, लिबरलाइजेशन का फेज़ आया, ग्लोबलाइजेशन का फेज़ आया, उस समय में भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि वहाँ प्रोटेक्शनिज्म नहीं था, उसको कम किया गया, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव किया गया बहुत हद तक। आपको याद होगा लाइसेंसिंग और कोटा राज, तो उसको ख़त्म किया गया।
तो बहुत सारे रिफॉर्म किए गए थे उस समय में, और रिफॉर्म करने के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एकदम से बूम हुआ था, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ उस समय में 7.7% तक हमने ग्रोथ को अटेन किया, और चीज़ें बहुत ही साउंडली आगे बढ़ती जा रही थी. दिस केम एट कॉस्ट नंबर ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेटर काउज प्रॉब्लम्स इन बैंकिंग सेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द बर्जिंग एनपीए. अब लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसके बाद एनपीए का बढ़ना शुरू हो गया, और आज के समय में जो ये प्रॉब्लम अराइज हुई है इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ एनपीए इतना ज़्यादा हो गया कि इसने इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा लूप होल क्रिएट कर दिया, गैप क्रिएट कर दिया. फ्रॉम द स्पेसिफिक परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया द ट्रेंड्स रिवील 3 की फैक्टर्स दिखाई देते हैं. पहला तो क्या है, इंडिया डिड रिस्पॉन्सिबली वेल ड्यूरिंग द नेहरू के एरा में इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया था, जिस तरीके से क्रिटिसिज्म किया जाता है नाउ डेज, लेकिन ऐसा नहीं था. इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था उस समय में. दूसरा अगर देखा जाए तो बिगेस्ट डैमेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज डन ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी ईयर्स. तो एक जो डैमेज इकोनॉमी को मिला एज पर द आर्टिकल वो इंदिरा गांधी के एरा में मिला था, और उस समय में निगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिला था, ऐसे इमरजेंसी वगैरह भी लग गई थी, तो काफ़ी वो एक इम्पैक्ट रहा था. तीसरा है कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में डिजर्व्स वे मोर क्रेडिट फॉर अंश्योरिंग द फर्स्ट ग्रोथ टर्न अराउंड ऑन द इकोनॉमी, और वहाँ से फिर ग्रोथ हमें देखने को मिला. राजीव गांधी के समय से इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आने लग गया था. अब आगे का जो टेक अवे है वो क्या है, दैट ओपननेस अगर होता है ट्रेड में और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाता है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट करता है ग्रोथ को. जैसा कि हमने अपने अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखा कि हमने अलग अलग गवर्नमेंट्स की बात की, गवर्नमेंट सेम थी बट अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की बात की, तो हमने देखा कि अगर हम ओपननेस को लेकर के आते हैं ट्रेड में, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देते हैं, तो उससे ग्रोथ आगे बढ़ता है. सेकेंड, रैपिड एक्सप्लॉयटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम डू नॉट नेसेसरी प्रमोट ग्रोथ. अगर आप एक्सप्लॉयटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम को रखते हैं तो वो ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है, जैसा कि आप पाकिस्तान को एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं. तीसरा है सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है. रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में इनमिकल टू द ग्रोथ, तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी होना ज़रूरी है, स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है पॉलिसी मेकिंग्स में और सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ये बहुत ज़रूरी होता है. चौथा है डिग्रेडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट रेगुलेट एट्रीब्यूट्स आर्बिट्रेट एंड द इन्फोर्स ऑफ लॉ कैन बी कॉस्टली. तो ऐसे अब रैंडम अगर लॉ अगर कोई इन्फोर्स कर देते हैं तो वो भी ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है. तो इंपॉर्टेंट ये टेक अवेज उसको आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, जो मेजर्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. आंसर राइटिंग कीजिए, आज का जो क्वेश्चन मिला है उसको लिख करके वहाँ पर अपलोड कीजिए, और भी ये जो बाकी के हमने 2 आर्टिकल देखे हैं उस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसके आंसर्स भी लिख करके अपलोड कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक्स अ लॉट. कीप स्टडिंग.